पाकिस्तान ने तालिबान को इतना पुश कर दिया था कि वो पाकिस्तान की बातें मानने पे तैयार हो गए थे, इसीलिए फजल रहमान खलील गए और वेनेजुएला और ईरान बनने का उनको थ्रेट दिया उन्होंने, छोटा मोटा थ्रेट दिया और ऊपर बम्बारमेंट और सारे पाकिस्तान तो सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक्स कर रहे हैं ना। ये तो आएंगे, ये तो आपको पता है, ये तो B2 बम्बिंग और ये तो तख्तो तराज कर देते हैं मुल्क को। तो ये दोबारा वही 9/11 के बाद वाली सिचुएशन बन जाएगी। हमारे साथ बैठ के तस्वीर करें ना जिनके साथ बॉर्डर लगती है, ख़त्म करें मसले को और टीडीपी का मक्कू ठपे। अगर नहीं करते तो फ्रैंकली फिर पाकिस्तान को कसूरवार नहीं ठहराएगा कि आपने पूरे खर्चे को कैसे जंग में दोबारा दे, क्योंकि आजकल तो स्ट्राइक्स रुकी हुई हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी नहीं, स्ट्राइक्स तो चल रही हैं, लेकिन वही है कि उस मैग्नीट्यूड की नहीं चल रही, लेकिन चल रही हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो वही है, आप टीटीपी को हमारे हवाले करें, वरना फिर आप जो है वो तैयार हो जाएं उसके लिए, स्ट्राइक्स के लिए, और आपका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल तबाह होता रहेगा। तो पाकिस्तान उसी पे जाएगा। हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो फिर पाकिस्तान एक नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेशन लेडर के जाके तो इनकी जो लीडरशिप है उसको भी टारगेट करना शुरू कर दे, बाहर बैठ के पाकिस्तान पे बात। तो वो जब एसेट्स होते हैं तो एसेट जब वो लायबिलिटी बन जाते हैं तो एजेंसीज क्या करती हैं? एजेंसीज का काम होता है या तो उनको डिसमेंटल करना या उनको डिस्पोज ऑफ करना। डिस्पोज ऑफ मतलब मार देना, ठीक है। तो अब वो एसेट जो था वो लायबिलिटी बन गया। तो अब जब लायबिलिटी बन जाएगा तो उसको वो या ईरान या वेनेजुएला बनाने की बात ही करेंगे। बिल्कुल। तो उसको अपने गोद में तो नहीं बिठाएंगे। फजल रहमान खलील साहब जो हैं, बहुत से लोग इनको उस्ताद के तौर पे देखते हैं, ये देवबंदी आलिम भी हैं, इनका अपना मदरसा भी है। तालिबान के बहुत बड़े बड़े जो कमांडर्स हैं वो इनके दोस्त हैं, खुद ये उसामा बिन लादेन के साथ भी मिलते जुलते रहे हैं। हर साल बगराम पे ही अमेरिकन को चढ़ाने के लिए मिलिट्री परेड किया करते थे। फिर अमेरिकन, जब ट्रम्प ने कहा कि मैं इसको वापस लूंगा तो आपने मिलिट्री परेड बंद कर दी। तो उससे पहले आप क्यों हीरो बन रहे थे? करते हैं ना ट्रम्प की धमकियों के बाद भी वो मिलिट्री परेड। फिर हम देखते हैं कि आप कितने फन्ने खान हैं। बेसिकली वो ये चाह रहा है, वो ये बता रहा है कि अमेरिकन और इजराइलीज का प्रोग्राम ये था कि वो अटैक करेंगे और उसके बाद फिर वो इस खत्ते के अंदर बाकी सारों को भिड़ा के खुद पीछे बैठ के तमाशा देखेंगे। इवन बहरीन, कुवैत और कतर जो है, इन्होंने भी कोई शुरू में देखा कि हम हमला करते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको भी रोक दिया गया। सऊदी अरब ने ज़ाहिर मेरा ख्याल है उनको इन्फ्लुएंस करके भाई आपने बात हरकत नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना की तरह आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर क्या बात है, पहले तो तुम आज नींद में क्यों नज़र आ रहे हो? बस रमज़ान है, रमज़ान में उठना पड़ता है सहरी के लिए, तो नींद फिर उससे बाद पूरी भी नहीं होती, फिर ऑफिस में भी आना पड़ता है। आप बुला लेते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो सही है। बस इस वजह से, कुछ नींद की वजह से। और आज तो कैमरे के पीछे भी जो भाई है वो कह रहे थे आपकी आंखें बंद हो रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, जो अफ़गानिस्तान का मामला है, जिस तरह हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, रोज़ाना कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है, हम लोगों को उस पर एनालिसिस देते हैं। आज एक साबिक कमांडर हैं एक जमात के, और फजल रहमान खलील की मैं बात कर रहा हूँ, वो गए हैं अफ़गानिस्तान में, उनके मामलात चल रहे हैं कि वो क्या किरदार अदा करने गए हैं। और वो क्योंकि जो ये फ़िक़ा है देवबंद, उनसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और अफ़गानिस्तान में भी तालिबान रजीम है, तो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तालिबान ने बहुत कोशिशें की हैं, कभी कतर से, कभी किसी और से, कि पहले तो वो बात नहीं मान रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए हैं और अपना बताया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं जो वो सोच भी नहीं सकते थे, तो उससे बाद फिर वो इस तरह की टेबल टॉक पर आ गए हैं। तो ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? फजल रहमान खलील साहब का जाना काफ़ी बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले सिराजुल हक साहब भी गए थे, अभी आज से कोई तकरीबन महीना पहले मेरा ख्याल है। तो सिराजुल हक साहब का भी ज़ाहिर है जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है एक सियासी और इस्लामी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा उनका असर रसूख अफ़गानिस्तान में काफ़ी रहा है, 80 की दहाई का जो अफ़गान जहाद था उसकी वजह से। तो वहाँ पे जो बाकी जहादी कमांडर दूसरे थे उनसे भी उनका ताल्लुकात है, और कुछ पुराने तालिबान के भी कमांडरों से उनके ताल्लुकात रहे हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है कोशिश की जाके बातचीत करने की, लेकिन उनसे भी कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। उसके बाद फिर अभी ये फजल रहमान खलील साहब गए हैं। ये हरकतुल मुजाहिदीन जो पहले हरकतुल अंसार हुआ करती थी किसी ज़माने में, फिर उसको अमेरिका ने और बाकी लोगों ने बैन कर दिया था, फिर हरकतुल मुजाहिदीन बन गई। ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। इनको अभी जो है वो जो है सुनने में आया कि ये गए हैं वहाँ पर। अच्छा, इनका बैकग्राउंड एक ये है कि फजल रहमान खलील साहब जो हैं, लाल मस्जिद का जो वाक़या हुआ था उसमें भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी, दोनों लाल मस्जिद के जो भाई हैं इनसे जाके बातचीत करने की।
क्योंकि इनके जहादी जो तबकात हैं, जो साबका जहादी या मौजूदा जहादी, उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात इनके रहे हैं। तो बहुत से लोग इनको उस्ताद के तौर पे देखते हैं। ये देवबंदी आलिम भी हैं, इनका अपना मदरसा भी है, तो बहुत से लोग उनके शागिर्द, जैसा कोड़ा खटा के तो उनके भी मदरसे से बहुत से लोग पढ़ के गए हैं। तो उस हवाले से इनका वहाँ पे जाना एक सिग्निफिकेंट अमल है, क्योंकि तालिबान के बहुत बड़े बड़े जो कमांडर्स हैं वो इनके दोस्त हैं। ख़ुद ये उसामा बिन लादेन के साथ भी मिलते जुलते रहे हैं किस ज़माने के, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत। हाँ, तो अलकायदा के साथ भी इनके किसी ज़माने में रबते थे, बाद में तो उन्होंने खैर तोड़ दिए थे। तो इस वजह से इनका वहाँ पे जाना एक सिग्निफिकेंट अमल है। अब इसको हुकूमत पाकिस्तान ने भेजा, ये ख़ुद अपने तौर पे गए हैं, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान फ़िलहाल तो इस तरह के किसी उसमें नहीं, वरना ऑफिशियली इनको भेजती। तो ये अपने तौर पे गए हैं, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह सिराजुल हक गए हैं जी, और तालिबान की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे जो हल्के हैं वो बहुत परेशान है, स्पेशली ताजर। तो वहाँ पे साबका जहादी कमांडर भी बैठे हैं, इनके बहुत सारे शागिर्द भी बैठे हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने रीच आउट किया होगा कि जी कि आप आएँ और आके बातचीत करें और इनको कुछ थोड़ी सी अकल मत दें। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि सिराजुल हक साहब भी जैसे आप बता रहे थे 1 मंथ पहले गए हैं, तो वो भी कोई रिजल्ट नहीं निकाले। कतर जैसे मुल्क, सऊदीया जैसे, तुर्की जैसे, अगर इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स नहीं कोई रिजल्ट निकाल पा रही, तो आप क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझें इस शख्स को कि ये शायद कोई ना कोई चीज़। देखें, रियासतों के तो अपने मामला होते हैं ना, और रियासतें जो होती हैं वो तो आती हैं जहाँ पे फाइनल लीगल आपने काम करना होता है। इस तरह की जितनी भी शख्सियात होती हैं वो इसलिए जाती हैं ताकि पहले ग्राउंड सेटिंग जो है वो की जा सके। और जंगों का हमेशा से मौक़िफ़ या वो एक स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप स्ट्राइक्स या आप हल्ला इसलिए बोलते हैं ताकि फिर आखिर में दुश्मन को टेबल पे बैठने में मजबूर कर दें। और जब वो बैठ जाए तो फिर किसी ऐसे मैसेंजर को, किसी एम्बेसडर को भेजें ऐसे, जो कि फिर उनके लिए भी और आपके लिए भी काबिल कबूल हो। तो मेरा ख्याल है ये वही स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी को बड़े इफेक्टिवली जो वो अपनाया गया और अच्छे तरीके से इसको डिप्लॉय किया गया, और इसको उसी तनाज़ुर में देखना चाहिए। मेरी खबरों के मुताबिक कल उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल भी मिला है वहाँ पे। अच्छा। उनकी इफ्तारी शिफ्तारी बड़े बड़े कमांडर्स के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ वहाँ पे आज भी वो वहीं पर हैं। तो देखते हैं अब इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि टीटीपी के दौर में भी जब लाल मस्जिद का मसला हुआ था तो उन लोगों ने इनको लाल मस्जिद के अंदर भी नहीं घुसने दिया था। अच्छा। वो इतने स्टबन थे। तो अब इन्होंने तो खैर तकरीम की है, थोड़ी सी इनको लेके गए हैं, तो वो इनको दायरा बुलाया, तो दायरा उन्होंने ही मेहमान रखना है इनको, तो वो इनको अच्छे तरीके से लेके भी चल रहे हैं। लेकिन कितनी इनकी बात मानते हैं ये अब वक्त बताएगा। तो क्या सेटलमेंट करवा सकते हैं अगर बिलफर्ज अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सेटलमेंट होती है? टीटीपी वाला जो मेन मसला है, तो उसमें क्या सेटलमेंट, कौन सी राय चल रही है? बहुत सारे जो टीटीपी के कमांडर्स हैं ना, वो भी इनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात में रहेंगे इस ज़माने में। अच्छा। तो उस वजह से भी शायद ये एक वजह हो कि इनको भेजा गया हो, या जब उनको बुलाया गया तो इसलिए बुलाया गया क्योंकि टीटीपी वालों के साथ और तालिबान के साथ बैठ के तो कोई तस्फिया निकाला जाए जिसमें कोई एक हल ऐसा निकला है जो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हो और उनके लिए भी काबिल कबूल हो। बाद दफ़ा ये होता है कि रियासतें जो होती हैं ना, या उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या इवन फौजी इस्टेब्लिशमेंट, वो कुछ ऐसी नज़ाकतों को या सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझ पा रही होती जो कि शायद ग्राउंड पर होती हैं। तो उस जगह को वही बंदा समझ सकता है जो उन सर्कल्स में मौजूद रहता हो और उनके साथ रहता हो, उनको उसको पता हो, और वो आपके मफाद को पूरा सेफ गार्ड भी कर सके। तो मेरा ख्याल है फजलुर रहमान खलील एक अच्छी चॉइस है। अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, लेकिन जंगें जो होती हैं आपको कभी भी नहीं पता था कि जैसे एक छोटी सी चीज़ पे चल पड़ती है तो छोटी चीज़ के ऊपर बंद भी हो जाती है। बिल्कुल, एक पॉइंट ही चाहिए होता है, एक स्टार्ट ही चाहिए होता है। देखिए, पाकिस्तान का तो मौका फेक ही है ना, टीटीपी। आप टीटीपी का मसला हल कर दें, जंग खत्म, कोई मसला फिर आप जाने, आपका मुल्क जाने, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, जो टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है अफगानिस्तान से पाकिस्तान का, तो वही मसला है। खैर, दूसरी जानिब हम चलें, मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट्स दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, चीज़ें की हैं। आप उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको उनकी कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और उस पर आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो एन उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान पीक पर हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट के, और साथ ही साथ ये बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है जिसके अंदर शायद कोई मसले का हल भी निकला है, अचानक एक खबर आ जाती है और उसमें मार्को रूबियो साहब जो हैं वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसको थ्रेट करते हैं और उसको डेजिग्नेट कर देते हैं एक रियासत को कि जी कि ये अनलॉफुल डिटेंशन वाली रियासत है, और वो अपने अमेरिकन और बाकी जितने भी उनको कह देंगे जी इनको डिटेंशन से निकालें। उसके बाद फिर जो इनके स्पेशल इन्वाय हैं, यूएस के स्पेशल इन्वाय हैं इसके
जो डिटेनीज होते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर, एडम बॉयलर उनका नाम है। ये पहले भी कोई 3-4 दफ़ा ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब के साथ बड़े अच्छे चक्कर लगा चुके हैं। इनकी बड़ी तस्वीरें आती थी जिसमें मुत्तकी साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ बड़े गले छले मिला करते थे। उन्होंने उनको थ्रेट किया है कि जी के इनको जो है वो आप रिलीज़ करें, हमारे जो 3 अमेरिकन है, अदरवाइज़ आप अगला ईरान के वेनेजुएला बनने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा। तो ऐन उस वक्त जिस वक्त हो सकता था कि शायद कोई तस्वीर हमारी तरफ से निकला है, उनकी तरफ से थ्रेट आ गई है। तो लगता है कि 2 इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो ऑलरेडी हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपने लोग वहाँ से निकलवाना चाहते हैं, जो कि एक जेन्युइन और बड़ी सादा सी बात नज़र आती है। दूसरा जो कि नज़र आता है वो ये आता है कि शायद पाकिस्तान ने तालिबान को इतना पुश कर दिया था कि वो पाकिस्तान की बातें मानने पे तैयार हो गए थे, इसीलिए फजल रहमान खलील गए हैं, या पहली बात से ताल्लुक़ बन रहा है इसका। और उसको स्पॉइल करने के लिए इन्होंने अचानक देखे रातों रात स्टेटमेंट आ गई, और एक नहीं 2 स्टेटमेंट्स आ गई हैं, पहले मार्को रूबियो की और उसके बाद ये एडम बॉयलर की। और वेनेजुएला और ईरान बनने का उनको थ्रेट दिया उन्होंने, छोटा मोटा थ्रेट दिया। तो ये तो मतलब रजीम चेंज करना या और ऊपर बम्बारमेंट और वो सारे, पाकिस्तान तो सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक्स कर रहे हैं ना, ये तो आएंगे, ये तो आपको पता है, ये तो B2 बॉम्बिंग और ये तो तख्तो तराज कर देते हैं मुल्क को। तो ये दोबारा वही 9/11 के बाद वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो उल्टा पाकिस्तान की जितनी कैंपेन है जो कि सख्त मॉरल हाई ग्राउंड पे खड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैंपेन है वो ख्वारिज के खिलाफ है, पाकिस्तान का जो कैंपेन है वो ख्वारिज के सरपरस्तों के खिलाफ, पूरे अफगानिस्तान के तो खिलाफ नहीं, हमारे तो चंद खसूस एलिमेंट चीजें। और इवन तालिबान के अंदर भी सारे तालिबान से तो लड़ाई नहीं है हमारी, तो उन तालिबान से लड़ाई है जो कि इनको इनके जिन सरपरस्ती करते हैं। तो अगर ये आ गया, अमेरिका बीच में आ गया, तो हमारी तो पूरी कैंपेन तलपट हो जाएगी, उल्टा हमारे गले पड़ जाएगा कि जी कि पाकिस्तान ने शुरू की थी लड़ाई और अमेरिकन बीच में आ गए, तो ये अमरीकी जंगी लड़ रहे थे। हालांकि मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए, कहना चाहिए भाई ये अफगानिस्तान हमारा मसला है, हमें हल करने दें, आपका 3 प्रिजनर्स का जो मसला है वो आप हल करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो बेदरेक बम्बारमेंट करना शुरू कर दें। उधर के लोगों का क्या कसूर है, कि आप उनके ऊपर ये बम्बारमेंट की बात करें? बिल्कुल नहीं करनी, ईरान या वेनेजुएला बनाने की बात करें। बिल्कुल। अच्छा सर, जहाँ एक तरफ तो मार्को रूबियो ये बयान दे रहे हैं, क्या फिर उनके पैसों का असर ख़त्म हो गया? जिस तरह हम लास्ट इंटरव्यू पॉडकास्ट में बात करते रहे, डॉलर्स के हवाले से, एक नहीं उनको 2 तरह की CIA से डायरेक्ट, फिर वीकली जो एड आती है, तो एक तरफ से वो इतना पैसा दे रहे हैं, तो फिर क्यों इतना इनसिक्योर हुए हैं? देखें, बात यह है कि जो एजेंसीज होती हैं वो ग्रे एरिया में खेलती हैं। आपको जो पैसे आ रहे हैं वो पूरे अफगानिस्तान में तो नहीं तकसीम हो रहे थे ना, तो कुछ तालिबान लोगों के पास जा रहे थे। अब उन तालिबान की CIA के साथ या हॉस्टल एजेंसीज के साथ क्या डील है, ये तो वक्त वो ईरान साइड पे भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं, वो हो सकता है, और चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि ये तो भी एक थ्रेट है, ठीक है, इस थ्रेट का क्या नतीजा निकलता है, कैसा निकलता है, ये तो अभी वक्त बताएगा। तीसरा ये कि हो सकता है कि ये पूरी पाकिस्तान की कैंपेन को ख़राब करने की एक साजिश हो, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की कैंपेन इस वक्त एक मॉरल हाई ग्राउंड पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी, पहले हमने अपनी पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि हमारी कैंपेन्स के पीछे अफगानिस्तान के ऊपर जब भी होती थी तो आवाम डिवाइडेड होती थी। ये पहली दफ़ा है कि आवाम अफगानिस्तान के मसले के ऊपर यकसू है कि हाँ, इनको हम अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहे, हम अफगानिस्तान के अवाम से नहीं लड़ रहे, लेकिन ये जो खारजी हैं और इनके जो सरपरस्त हैं इनको हमने नहीं छोड़ना। अब ये स्पॉइलर आ जाता है बीच में, तो यू कैन वेल इमेजिन ना कि साइकोलॉजी एकदम कैसे चेंज हो जाएगी लोगों की, कि यार हो ये तो अमेरिका पीछे आ गया। पहले भी ऑलरेडी अमेरिका और इजराइल के बारे में जो पूरा मौजूद है, मौक़िफ़ मौजूद है मुस्लिम दुनिया के अंदर और बिलखुसूस हमारे खत्ते में भी, तो आप देखें ना कि वही जब उठ के इधर आ जाएंगे दोबारा, तो आप कहाँ खड़े होंगे? तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर वो उन 3 प्रिजनर से ज़्यादा, भाई 5 साल से भी 2 प्रिजनर्स उधर ही बैठे हुए हैं ना, ठीक है, तो अचानक आपको एकदम इस मौके के ऊपर क्या ऐसा पड़ा है कि आपने उनको ये कह दिया? इसका मतलब है कि CIA वाज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दिस, वो किसी ऐसे मोमेंट का इंतजार कर रही थी जिसके अंदर वो ये काम कर सके, मिसयूज कर सके जिसको। दूसरा, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एजेंसीज जो होती है ना, उनके एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स लायबिलिटी बन जाते होते हैं। जब वो एसेट होते हैं, हमारे भी कुछ बने हुए हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तान पे बात, तो वो जब एसेट्स होते हैं, तो एसेट जब वो लायबिलिटी बन जाते हैं, तो एजेंसीज क्या करती हैं? एजेंसीज का काम होता है या तो उनको डिसमेंटल करना या उनको डिस्पोज ऑफ करना। डिस्पोज ऑफ मतलब मार देना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यही अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है। जो $7 बिलियन का असला वो छोड़ के गए थे, ख़बरों के मुताबिक कुछ लोगों का तज्जिया इस पर, मैं कल बैठा पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने लोगों ने तज्जिया किया हुआ था कि ये जो असला था ये ब्लैक मार्केट के थ्रू कुर्दों को और कुछ ऐसे अनासर को मिलना था जिन्होंने ईरान के अंदर स्ट्राइक्स के बाद
अपराइजिंग करनी थी। ये बड़ा एक, और पाकिस्तान ने उसी असले को जाकर तबाह करना शुरू कर दिया, बल्कि बहुत हद तक उस असले को तबाह कर भी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। तो अब वो जो एक उनकी जिसकी वजह से वो कर सकते थे ना, और फिर टीटीपी को इक्विप करना था ताकि पाकिस्तान फिर बगराम एयर बेस के लिए करा, जितनी भी वो चीजें थी अमेरिका के पास, उनका तो मॉरल ग्राउंड खत्म कर दिया पाकिस्तान ने। तो बेसिकली ऑलरेडी उसको खत्म कर दिया है, या सारा नहीं किया तो बहुत हद तक उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब वो एसेट जो था वो लायबिलिटी बन गया। तो अब जब लायबिलिटी बन जाएगा तो उसको वो या ईरान या वेनेजुएला बनाने की बात ही करेंगे, बिल्कुल। तो उसको अपने गोद में तो नहीं बिठाएंगे। तो इस वक्त तालिबान के साथ मेरा ख्याल है यही हुआ है, और ये इनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपने जिनके डॉलर्स लेके पाकिस्तान के ऊपर पिछले 5 साल से एक मुसलसल जंग मुसल्लत की हुई थी, और पाकिस्तान इस उसमें था कि शायद इंडिया रॉ जो इस वक्त आपके बड़े हमायती और दोस्त थे, वो पूछे ना इनसे कि किधर हैं। किधर हैं? हमने पहले ही कहा था कि जब कड़ा वक्त आएगा ये पहले भागने वालों में से होंगे, ये आपको मरवा के भागेंगे यहाँ से। तो आपको तो इन्होंने ड्रैग कर लिया ना इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो पाकिस्तान के साथ आप तस्फिया कर लेते, ख़त्म करते इस बात को। आप ड्यूरेंट लाइन का मसला उठा के बैठ जाते हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वाले आपके जो हैं वो फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि टीटीपी को हमने दहशतगर्द नहीं करना, तो फिर आप भुगते हैं। तो पहले तो सिर्फ हमारे साथ आप निपट रहे थे, अब वो आ रहा है कि जी कि हम ईरान वेनेजुएला बना देंगे, तो फिर उसका टोटल ब्रंट पाकिस्तान के बनाना शुरू हो जाएगा। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तो अफगानिस्तान के हुक्मरानों को और अफगानिस्तान की आवाम को और मीडिया को सोचना चाहिए, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि इन्होंने अपने मुल्क के साथ पहले भी 90s में क्या किया और अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी भी वक्त है कि ये रीजनल कंट्रीज़ के साथ बैठ के अपना तस्फिया करें। ये ईरान के साथ तो भी चलो लड़ाई हो रही है उनकी, लेकिन चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, हम हमारे साथ बैठ के तस्फिया करें ना, जिनके साथ बॉर्डर लगती है, ख़त्म करें मसले को और टीटीपी का मक्कू ठपें। अगर नहीं करते तो फ्रैंकली फिर पाकिस्तान को कसूरवार नहीं ठहराएगा कि आपने पूरे खर्चे को कैसे जंग में दोबारा देखा। अगर ये खलील साहब जो गए हैं, फजलुर रहमान खलील साहब, अगर फिर भी बात नहीं बनती तो फिर पाकिस्तान का नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा? क्योंकि आजकल तो स्ट्राइक्स रुकी हुई हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी नहीं, स्ट्राइक्स तो चल रही हैं, लेकिन वही है कि उस मैग्नीट्यूड की नहीं चल रही, लेकिन चल रही हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो वही है, आप टीटीपी को हमारे हवाले करें, वरना फिर आप जो है वो तैयार हो जाएं उसके लिए, स्ट्राइक्स के लिए, और आपका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल तबाह होता रहेगा। तो पाकिस्तान उसी पे जाएगा। हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो फिर पाकिस्तान एक नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेशन लेडर के जाके तो इनकी जो लीडरशिप है उसको भी टारगेट करना शुरू कर दे, जो कि अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया। लोग कहते हैं कि क्यों नहीं किया भाई, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान पूरा क्योस नहीं चाहता अफगानिस्तान के अंदर, और जैसे पहले भी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों से और पूरी तालिबान रजीम से हमारा शायद दूसरा झगड़ा नहीं है जितना हमारा उधर एक ग्रुप से है जो सरपरस्ती कर रहा है टीटीपी का। अगर लेकिन ये लोग नहीं मानते तो फिर ज़रा पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस हैं टेबल के ऊपर। सर अगर देखें, हमें तो इतना इसका नुकसान है, अगर इनकी लीडरशिप मारी जाती है, ये तो खुद ही गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे और फिर वहाँ की आवाम कैसे सर्वाइव करेगी? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो आवाम को है ना, उनकी आवाम को नुकसान है इसका। छोटे छोटे धड़े बन जाएंगे, सिविल वॉर शुरू हो जाएंगे, दोबारा लोग परेशान होंगे, फिर उसका स्पिल ओवर किधर आएगा? हमारी तरफ। बिल्कुल। फिर लोगों में एक नफरत भी हमारे खिलाफ बढ़ जाएगी कि यार ये पाकिस्तान ने क्या किया। अभी तो लोग तालिबान से नफरत करते हैं ना वहाँ पे, फिर हमसे भी नफरत करना शुरू कर देंगे दोबारा, पहले भी करते हैं, दोबारा करना शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान, लेकिन देखें पाकिस्तान के पास भी तो ऑप्शंस कम है ना, तो आप या तो कर लें। देखें फितना जो होता है ना, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने कुरान में क्या है, अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, जो फितना है ये कत्ल से भी ज़्यादा बड़ी वर्स्ट चीज़ है। तो फितना होता ही है, फितना जो है वो हमेशा क्योस लेकर आता है, फितना हमेशा लोगों की अक्लों को सल्ब कर लेता है, फितना हमेशा जो है वो कोई सीधा रास्ता दिखाने से पहले ही आपको भटका देता है। तो तालिबान ने बेसिकली फितने का रास्ता इख्तियार किया टीटीपी को बैक करके। अब वो फितना आहिस्ता आहिस्ता पहले अफगानिस्तान को अपने लपेट में लेगा, अगर ये अभी भी ना समझे, उसके बाद वो पूरे खत्ते को अपने लपेट में ले लेगा, और फ़ायदा कौन उठाएगा? बाहर बैठा हुआ एक दुश्मन। तो ये तो तालिबान ने सोचना है कि वो किस साइड पे खड़े हुए हैं। सर 3 टेररिस्ट की जिसने मार्को रूबियो ने बात की, वो टेररिस्ट का क्या था, वो किस दौर में इधर आया और उनका वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट है आज भी अमेरिका के लिए? क्या वो टेररिस्ट नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन है। उनमें से एक तो अमेरिकन आज़ाद अफगान है, बाकी 2 अमेरिकन हैं। तो उनको इन्होंने जब ये तालिबान की रजीम आई है तो उस वक्त इन्होंने डिटेन कर लिया था। तो वो उससे पहले भी कुछ लोगों को किया था, उनमें से कुछ को छोड़ दिया, अब ये 3 रह गए हैं। तो तालिबान का ये मौका दीजिए कि जो हमारे उधर लोग हैं उनको आप छोड़ते जाएं, हम कर देते। मेरा ख्याल है वहाँ से ऑलरेडी सारे तालिबान ने अपने अफगान छुड़वा लिए हैं। तो अब इधर ये 3 अमेरिकन रह गए, ये छोड़ नहीं रहे। अब
इसमें तालिबान भी देखे ना कि उनकी भूख नहीं शायद ख़त्म हो रही, ठीक है। एक साइड पे आप डॉलर्स भी ले रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर जो है वो आप इनको ब्लैकमेल भी करें, तो वो अगर अमेरिकन शू के अंदर जाएं तो वो भी तो फिर अपने एंड से देख रहे हैं ना कि मेरी रियासत के 3 बंदे उधर फंसे हैं और एक ऐसी रियासत जो उनकी मिलिट्री माइट के आगे खड़ी नहीं हो सकती, तो लोग तो उनसे क्वेश्चन करेंगे ना कि जी कि आप किस किस्म की सुपर पावर हैं कि 3 बंदे आपके फंसे हैं पिछले 5 साल से आप निकलवा नहीं सके। तो तालिबान को भी सोचना चाहिए था कि यार आप किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, हीरो बनने की क्या जरूरत है आपको। अच्छा, ये इन्होंने हरकतें पहले भी कि भैया आपकी एक मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे के तहत अमेरिकन यहाँ से निकल के गए हैं, आपने उस मुआहिदे के अंदर मेरी खबरों के मुताबिक ये तस्लीम किया है कि आप इसको अमेरिका की शिकस्त नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बावजूद आप हर साल बगराम पे ही अमेरिकन को चढ़ाने के लिए मिलिट्री परेड किया करते थे। फिर अमेरिकन जब ट्रम्प ने कहा कि मैं इसको वापस लूँगा तो आपने मिलिट्री परेड बंद कर दी। तो उससे पहले आप क्यों हीरो बन रहे थे? करते हैं ना ट्रम्प की धमकियों के बाद भी वो मिलिट्री परेड, फिर हम देखते हैं कि आप कितने फन्ने खान हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिकली इनका वतीरा है, ये ब्लैकमेलिंग करते थे, ये एक्सटॉर्शन भत्ताखोरी शायद इनकी ना उसमें ये पुराने दौर से कहते हैं वही वाला ये अभी भी कर रहे हैं। ये अमेरिका को भी समझ है कि उसके साथ एक्सटॉर्शन हम कर लेंगे, बिल्कुल उल्टा पूरे खत्ते को जंग के अंदर धकेल देंगे। अच्छा सर, दूसरा जो हम ईरान इजराइल जंग की बात करें तो अभी जिस तरह हमने पिछली इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट में बात की है कि गल्फ़ कंट्रीज़ को हमें नज़र आ रहा है कि जैसे उनको ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की जा रही इस जंग में कि आप इसमें शामिल हों, जो भी है, चाहे अगर आप लोगों को आपके पास अफवाज नहीं है तो आप पैसे लगाएं या किसी भी तरह वो गल्फ़ कंट्रीज़ को जाते हैं, लेकिन वो नहीं आए और उनको जो फॉल्स फ्लैग इजराइल की जानिब से कुछ हमले, कुछ चीज़ें, कुछ मिसाइल दागे गए, उनका भी उनको आइडिया हो गया कि ये हुआ क्या था। तो इस सब के बाद अब अमेरिका वहाँ से कह रहा है कि हमारे डिप्लोमेट्स या हमारा जो स्टाफ है वहाँ से निकल आए क्योंकि ये तो जंग में हमारे साथ शामिल नहीं हो रहे। जो क्या कहते हैं, कल आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर, उसके बाद फिर बाकी अमेरिकन मीडिया पे भी आई है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने सऊदी अरब में जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको वहाँ से निकलने को कहा है। उसके ऊपर लिंडसे ग्राहम एक बहुत पुराने अमेरिकन सेनेटर हैं, रिपब्लिकन हैं, उस वक्त चेयर हैं उनकी बजट कमेटी के, बड़े इन्फ्लुएंशियल सेनेटर हैं, बहुत मशहूर हैं और बड़े ही हार्ड कोर राइट विंग के बंदे हैं। उन्होंने बड़ी लंबी से तवील सी ट्वीट की है, वो आप बेशक स्क्रीन पर लोगों को दिखा भी दीजिएगा, मैंने उस पर कल लिखा भी है। उन्होंने कहा है कि जी कि हम क्यों अपने डिप्लोमेट्स वहाँ पे रखें जहाँ पे हमारे साथ जो हमारे एलाए हैं अरब, वो हमारे साथ जंग में खड़े होने को तैयार नहीं है, ठीक है। और उसने कहा जी बाकी अरब रियासतों को भी, यानी उसकी पूरी जो ट्वीट है वो ये दिखा रही है कि वो चाहते थे कि अरब जो हैं और स्पेशली सऊदी अरब, वो अपनी मिलिट्रीज के अंदर झोंके, वो पूरे तरीके से ईरान के खिलाफ खुल के मिलिट्री कैंपेन करें। आप तो चले जाएंगे सऊदी, फिर क्या करेगा? नहीं, सऊदी और आप पूरे खत्ते को बेसिकली जंग में धकेलना चाह रहे थे ना, तो आपने बेसिकली अपना प्लान खुद ही एक ट्वीट के अंदर एक्सपोज कर दिया। तो मैं तो सऊदी अरब को फिर दाद दूंगा कि उसने इस रूम को रीड कर लिया और उसको समझ आ गई कि ये क्या चाहते हैं। अच्छा सर, जो ईरान इजराइल वाली जंग हुई इसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत से मामलात हुए। एक चीज़ इसमें जो बार बार कोशिश की गई इजराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, वो चाहते थे गल्फ़ कंट्री इसमें प्रॉपर उनके साथ आए, वो चाहे फ़ौज के साथ आए चाहे पैसे के साथ आए, मतलब वो प्रॉपर चाहते थे, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं आए। सऊदी अरब ख़ास करके बड़ा स्टेट है तो उस पर काफ़ी कोशिश होती रही और बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इजराइल ने करवाने की कोशिश की, लेकिन सऊदीज़ ने बड़े जल्दी इस चीज़ को भांप लिया कि ये उनके साथ क्या साजिश और क्या ये यहूदियों की एक उनके ख़िलाफ़ जो भी चीज़ हो रही है, लेकिन वो इसमें नहीं है। अब कुछ अमेरिकन की जानिब से ये चीज़ आई है कि वहाँ से अगर वो हमारे साथ जंग में नहीं शामिल हो रहे तो हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जो इस तरह के मामलात है, वो ऑफिस ख़त्म कर दें, वहाँ से निकाल लें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? कल ये खबर आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, मैंने पढ़ा कि पहले वहाँ पर आई स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने ये खबर दी और उसने कहा जी कि डिप्लोमेटिक मिशन जो है सऊदी अरब में उसको कहा गया है कि वो निकलें। और उसके बाद जो है वो फिर लिंडसे ग्राहम, ये एक सेनेटर हैं रिपब्लिकन के, बड़े राइट विंगर किस्म के, बड़े पुराने सेनेटर, अभी चेयर हैं ये इनके हाउस कमेटी के, जो बजट का इनकी कमेटी है उसके। तो उसने फिर एक बड़ी लंबी सी ट्वीट की, उसने कहा जी कि हम बिल्कुल सऊदी अरब को अब लेसन मिलेगा, हम उसको क्यों डिफेंड करें अगर वो हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है इस जंग के अंदर, यानी। और फिर उसने बाकी अरब रास्तों को भी रगड़ा उसके अंदर। तो पूरी ट्वीट आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा आवाम को। तो उसमें मैंने कल लिखा भी था कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, कि बेसिकली वो ये चाह रहा है
वो ये बता रहे हैं कि अमेरिकन और इजराइलीज का प्रोग्राम ये था कि वो अटैक करेंगे और उसके बाद फिर वो इस खत्ते के अंदर बाकी सारों को भिड़ा के खुद पीछे बैठ के तमाशा देखेंगे। तो वो हुआ नहीं, ठीक है। इवन बहरीन, कुवैत और कतर जो है, इन्होंने भी कोई शुरू में देखा कि हम हमला करते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको भी रोक दिया गया। सऊदी अरब ने ज़ाहिर है मेरा ख्याल है उनको इन्फ्लुएंस करके भाई आपने बात हरकत नहीं करनी। उसके बाद फिर अगर आप पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी को याद करें, जो इसहाक डार साहब ने बात की और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल साहब भी गए, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी एक, फिर तुर्की ने भी उसमें रोल प्ले किया, चाइनीज़ ने भी रोल प्ले किया। तो मेरा ख्याल है ये सारी दुनिया ने भांप लिया कि इजराइलीज़ और अमेरिकन बेसिकली यहाँ पे एक लीबिया मॉडल ईरान के अंदर लाना चाहते हैं और पूरे खत्ते को भी आग और खून के अंदर धकेल देना चाहते हैं। तो उस चीज़ को सऊदी अरब को बड़ी अप्रिसिएशन इस बात पे बनती है, उसको ऐसे बड़ी गालियाँ पड़ती रहती हैं पूरी दुनिया से। लेकिन मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब ने आज तक खुल के कभी भी ना तो इजराइल की हमायत की है, ना अब्राहम अकॉर्ड्स पे कोई बात की है खुल के, यूएई उसको घसीट रहा था उसके ऊपर, और अभी तो वो खुल के उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी ले लिया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने इस जंग के अंदर कब ईरान के ऊपर कोई उनके पास बड़ा अच्छा आर्सेनल पड़ा हुआ है, वो चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं चलाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी इस बात का पता चल गया है कि ये इनकी साजिश पीछे क्या थी। बल्कि कुछ मैं एक और ट्वीट भी पढ़ा था, मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं या शायद वहाँ पे कोई अच्छे ओहदे के ऊपर है, मैं कंफर्म कर लूँगा। उन्होंने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि क्या सऊदी हैं। हाँ। और उन्होंने कहा कि हम ईरान को समझते हैं कि ईरान कोई हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस जंग के अंदर ईरान जाने और इजराइल और अमेरिका जाने, अरबों को इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए, विच इज़ एक्चुअली अ गुड कॉल। तो वो अरब नहीं पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ईरान के साथ भी जंग उनकी बेफ़ायदा हो जाएगी, वो निकल जाएंगे उसके अंदर से। तो ये मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को क्रेडिट जाता है। और इंस्टाग्राम साहब का शुक्रिया, मैंने कॉलम में भी लिखा था कि उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ को खोल के बयान कर दिया कि उनका प्लान क्या था। अच्छा, सऊदीज़ पाकिस्तान को बड़ा जिसे कहेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी जिसे कहेंगे टॉप उस पर रखते हैं। अमेरिका ठीक है उनके लाए जो भी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान को मैंने भी उनका एक पता नहीं वो ओहदे पर हैं कि क्या है, उनकी एक गर्दिश कर रही थी, उनकी अरबी में बात जो वो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर हम कहेंगे पाकिस्तान हमारे लिए सिक्योरिटी, तो जिस तरह हमारा डिफेंस पैक्ट तो है ही, लेकिन हम कहेंगे कि 1 लाख हमें पाकिस्तानी फ़ौज चाहिए तो वो हमें आज ही दे देंगे। तो इस लेवल का वो नहीं वो बात गलत थी। वो मेरा ख्याल है कोई इंडियन अकाउंट था जो चला रहा था। अच्छा। और प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे थे ताकि ये दिखाया जा सके कि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब जो है उसके साथ पाकिस्तान भी जाके शामिल हो गए। बेसिकली पीछे ये प्लान। अच्छा। तो उसको मोसाद कमेंट्री के नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी है जो शायद इजराइल से ही चलता है, उसने भी ये बात कोट की हुई थी। तो वो बाद में पता चला, फैक्ट चेक हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो पाकिस्तान की ऐसी कोई वो नहीं, ऑलरेडी पाकिस्तान की कुछ ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। और जो डिफेंस पैक्ट सर वो इस्लामिक जो फौज और जो डिफेंस पैक्ट होता है वो डिफरेंट अंदाज में चल रहा होता है और उसके अपने मुबादियात होते हैं, उसके अपने कॉन्टूर्स होते हैं, उसकी अपनी शाखें होती हैं। तो वो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट है और उसी के ही तनाजुर में मैंने पहले भी इस वीडियो में बात की कि पाकिस्तान ने जो शटल डिप्लोमेसी की बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरब, और उससे पहले भी हमने वीडियो में बात की कि पाकिस्तान ने बाकी अरब ममालिक के अंदर भी कोई ना कोई मैसेजिंग की होगी, बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ उसने किया जा रहा है, उसके साथ हमारा एक पैक्ट है। और इसहाक डार साहब ने कहा था अपनी उसमें कि हमने ईरान को कहा कि अगर आप उन पर ज़्यादा हमला करेंगे खुल के तो फिर हम उनके साथ वो एयर बेसिस अमेरिकन उनको टारगेट कर लें, लेकिन अगर नहीं इवन एयर बेसिस पे नहीं, आप या तो उधर से कोई अटैक लॉन्च हुआ हो ना, आप अगर अटैक ही लॉन्च नहीं हो और आप खामखा उधर अटैक कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। तो ये पाकिस्तान ने उनको बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया हुआ है। ये तो इसहाक डार साहब ने फ्लोर पे खड़ो के बात कही है। तो इस हद तक तो पाकिस्तान की एक वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे एक अच्छा प्रोफाइल जो वो बिल्टअप हो रहा है। अब बाकी अरब ममालिक जो हैं वो हमने पिछले वो भी पाकिस्तान की तरफ के शहबाज चाचा जो है वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, तो बाकी ममालिक भी शायद आ जाए। तो अल्लाह करे इसका पाकिस्तान को फ़ायदा भी हो इकोनॉमिकली भी, और स्पेशली जंग के हालात में। जैसे आपको पता कल उन्होंने PM साहब ने तकरीर भी की है और उन्होंने कहा जी के कड़े हालात हैं और सारा कुछ है, तो उसमें हमें इस तरह के एलाइज की बहरहाल ज़रूरत है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के सलमान जावेद ऑफिशियल आप देख रहे थे और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी आज की सूरत हाल थी, उन तमाम
चीज़ों पर एनालिसिस दिया है सलमान जावेद साहब ने। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी और आज का ये इन्वायरमेंट स्टूडियो से बाहर भी है, कुछ हल्का फुल्का शोर हो या इस तरह की चीज़ हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। हमने कहा था आज इनको भी थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखा देना, इस्लामाबाद में आज बारिश हुई है तो हाँ बिल्कुल, मौसम तो अच्छा है लेकिन वो जो शोर वगैरह हल्की फुल्की इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए नाज़िम मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।